अब मैं अपने दूसरे वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने संगठन बनाया, हिम्मत की, 2 साल से लड़ते रहे, सड़क पे लड़ते रहे और भूख हड़ताल की, धरना किया, प्रोटेस्ट किया। और जो वीडियोस मैंने देखे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे कहा गया कि स्टूडेंट्स, ये प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं, दे आर नॉट द स्टूडेंट्स। कुछ लोगों ने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, और एक बार लगने भी लगा था कि शायद जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शायद वो गलत हो। ये एक पॉपुलर परसेप्शन भी बन रहा था कि शायद दे आर डिसरप्टिंग द यूनिवर्सिटी, इस तरह का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने कारवा बढ़ाया और आप लोग न केवल सड़क पे लड़े, आप कोर्ट भी चले गए। और बहुत काबिल काउंसिल श्री शिवेश पाल सिंह जी, क्योंकि आपकी जो बात रखने वाला व्यक्ति है, अगर वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत कमिटेड व्यक्ति है, तो आपका केस बड़ा आसान हो जाता है। कई बार आसान केस भी डूब जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने जितनी हिम्मत दिखाई, मुझे लगता है उससे ज़्यादा हिम्मत शिवेश पाल सिंह जी ने दिखाई इस केस में। और मैं तालियों से फिर से रिक्वेस्ट करूं, ताली बजाकर आप क्योंकि जो बातें यहाँ रखी गई थी, इसको मैं एक कॉन्टेक्स्ट में रखूंगा कि जो 2 जजमेंट आपके पास है आज की तारीख में, जो कुछ यहाँ चल रहा है उस पर अभी हम लोग आएंगे। बट जो 1993 का जजमेंट है और आज 2025 का जो जजमेंट है, जो स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस के माध्यम से आया है, ऐसा जो लीफलेट्स कुछ आपको दिए जा रहे हैं, जो आप उसे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि 2000 अर्लीस्ट, जो मैंने अपने रिकॉर्ड में कल चेक किया कि मैंने सबसे पहला लेटर वाइस चांसलर को कब लिखा था, कि जो DRC है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। देखिए, कोई शिक्षक जब ये डिमांड कर रहा है कि डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी नियमों के अनुसार होनी चाहिए, तो ये किसके लिए डिमांड कर रहा है? और यदि कोई उसको नियमों का उल्लंघन करके उस कमेटी को बना रहा है, तो वो किसके लिए बना रहा है? ये 2 अलग अलग तरह के इंटरेस्ट हैं। कोई संस्था नियम से चले और कोई संस्था नियमों के उल्लंघन से चले, ये 2 अलग अलग तरह की समझ है। तो ये दोनों समझ के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि जो नियम से चलाना चाह रहे हैं वो किसके हित में है, और जो नियम से नहीं चलाना चाह रहे वो किसके हित में। बिकॉज ये 2 तरह के आर्गुमेंट हैं, उसके 2 तरह के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने जो लीफलेट, जो आपको अखबार की कटिंग है, ये राष्ट्रीय सहारा की कटिंग है, प्रयुक्त की कटिंग है, हिंदुस्तान की कटिंग है, आपने देखा हो कि इस तरह के मसले तब भी उठे थे जब 2018 में ये मसला उठाया गया कि जो MPhil PhD के क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी भाषा में भी होने चाहिए। यानी कि आप जो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आ रहा है, लेकिन वो हिंदी में भी होना चाहिए। जब ये सवाल उठाया गया तो फिर कहा गया कि ये संस्था पर हमला है, इसे भी संस्था पे हमला कहा गया। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मसला उठा, इलेक्टेड लोगों ने इस बात को रखा। फाइनली काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद में हिंदी में क्वेश्चन पेपर आने लगा। तो मेरा फिर ये सवाल है कि क्या हिंदी में क्वेश्चन पेपर का डिमांड करना, क्या ये गलत डिमांड है? लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये भी एक गलत डिमांड है। फिर इसी अखबार की कटिंग को जो आप पढ़ रहे हैं कि एक महिला शिक्षक ने जब किसी विभाग में अपनी बात रखनी चाहिए और जब उसे बात नहीं रखने दिया, ये मैं नहीं कह रहा, आप जो अखबार पढ़ रहे हैं जो उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि वो महिला शिक्षक जब जमीन पे बैठ गई और 3 घंटे तक वो महिला शिक्षक जमीन पे बैठी रही,
तो भी किसी विभाग की बैठक चलती रहती है और उसके बाद 17 दिन की भूख हड़ताल शुरू होती है, अनिश्चित उपवास शुरू होता है। तो क्या फिर मेरा सवाल यह है कि हमारा कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है? व्हाट इज ए यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी क्या है? हम कहते हैं जेल, हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, हम कहते हैं हॉस्पिटल, हम कहते हैं स्कूल। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इसका एक कंसेप्चुअलाइजेशन होता है। जब मदन मोहन मालवीय जी ने 1903 ईस्वी में, उनका डॉक्यूमेंट है, मैंने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, मदन मोहन मालवीय जी का स्टेटमेंट है 1903 ईस्वी का, जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा था। और वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय क्या होना चाहिए? द इफेक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज अपॉन विच लार्जली डिपेंड देयर एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस, टर्निंग देम प्रैक्टिकली इनटू द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी पहली डिमांड है दैट ईच यूनिवर्सिटी शुड बी डेल्ट बाय ए सेपरेट एक्ट। ये जो ऑटोनॉमी का सवाल है कि विश्वविद्यालय की अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए, ये 1903 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी बात इस रेजोल्यूशन में पास की। तो फिर सवाल ये आता है कि किसी विश्वविद्यालय के पास में ऑटोनॉमी क्यों होती है, जब और भी उस दौर के थिंकर्स हैं। बट मैंने एक पर्टिकुलर आपके सामने, जो हमारे आज़ादी के संघर्ष में जो लोग भूमिका निभा रहे थे, मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व को आपके सामने रखा है। और भी व्यक्तित्व थे, मैं उनकी अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक मेन इशू आपके सामने ला रहा हूँ कि जब विश्वविद्यालयों का निर्माण हो रहा था तो उनकी ऑटोनॉमी की क्यों बात की गई है। जब हम आज़ादी के बाद पहला कोठारी कमीशन को जब हम पढ़ते हैं, जो पहला एजुकेशन कमीशन है आज़ाद हिंदुस्तान का, उसकी रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, 728 से ज़्यादा पेज हैं, उसमें साफ दिया हुआ कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए पढ़ने पढ़ाने को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर और एग्ज़ाम कंडक्ट को लेकर, और यूनिवर्सिटी शुड बी 100% पब्लिकली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और एक और बात लिखी गई है कोठारी कमीशन में कि सरकार को अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। तो हम जिस विश्वविद्यालय को कंसेप्चुलाइज करते हुए, बनाते हुए आजाद हुए और आगे की तरफ बढ़े, उन विश्वविद्यालयों की कंसेप्चुलाइजेशन क्या थी, उनकी अवधारणा क्या थी, उनमें ऑटोनॉमी क्यों मांगी गई। उन विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय वो जगह जहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, नॉलेज प्रोडक्शन होता है, नॉलेज रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि एक समय काल में आप जब दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, हम सभी इंसान हैं, हम अपनी आंखों से, अपनी कानों से, अपने हाथ से छूकर इस दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। थ्रू आवर सेंसेस वी परसीव द रियलिटी, बट जिस रियलिटी को हम परसीव करते हैं वो एक समय और काल में बनती है, दैट इज कॉल्ड द ऑन्टोलॉजी। और वो समय के साथ में अगर आप उस सच्चाई को परिवर्तित नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कि साहब मैं आज भी सच हूं, तो आप कह सकते हैं आप सच है, लेकिन बदलते परिवेश में शायद आप सच ना हो। तो ये जो गैप है कि आज के 10 साल पहले क्या रियलिटी थी, आज के 20 साल पहले क्या रियलिटी थी, आज के 40 साल पहले क्या रियलिटी थी, आज के 1000 साल पहले क्या रियलिटी थी, इंसान ने समय के साथ अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, रीआर्टिकुलेट किया। तो व्हाट इज एजुकेशन? फिर एजुकेशन का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव होने का मतलब क्या है? तो प्रोग्रेसिव होने का मतलब यह भी है द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों की ऑटोनॉमी बनी रहे। जब हम ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, जब मदन मोहन मालवीय जी ब्रिटिश सरकार से ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमी किस लिए मांग रहे हैं? हम कहते हैं कि कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आएगी। हम क्यों कह रहे हैं कि कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं आएगी? व्हाई वी आर आस्किंग कि दिल्ली पुलिस बिना किस परमिशन के यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि हम एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे बच्चे डायलॉग डिस्कशन के माध्यम से अपनी जो ओपिनियंस हैं उसको बनाएं, फिर बनाएं, फिर बनाएं, फिर बनाएं, और जब तक हमारी बेहतर ओपिनियन बनती रहे हम उसे बनाते जाएं। यही नॉलेज प्रोडक्शन है। देयर कैन नॉट बी ए यूनिवर्सल रियलिटी, वो रियलिटी लगातार बदलती रहनी चाहिए। सो वेदर एजुकेशन इज फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टूडेंट्स और एजुकेशन इज फॉर द डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वो टीचिंग लर्निंग कैसी होनी चाहिए। तो मेरा सवाल फिर वहीं आता है कि एक महिला शिक्षक अगर 3 घंटे तक फर्श पे बैठी है
और बाकी सभी शिक्षक बैठ के अगर बैठक करके चले जाएं तो मैं इसे क्या कहूंगा? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे बिकॉज उन्हें लगा कि हम कानून से बंधे हुए हैं, हम नियमों से बंधे हुए हैं, तो वाई कृष्ण वेंट देयर? कृष्ण वहां क्यों पहुंचे हैं? क्यों उस चीज को रोक रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है। ये जो एहसास जो वकील साहब ने कहा कि कुछ गलत हो रहा है, ये जो हमारा रिस्क टेकिंग नेचर होता है, ये जो हमारा एडवेंचरर नेचर होता है, ये हमारा जो इंटरवेंशन ओरिएंटेड नेचर होता है, ये कहां से आता है? बिकॉज द एनिमल वर्ल्ड वो एक स्पेस में ऑपरेट करता है। हम अर्थक्वेक आते हैं, हम अर्थक्वेक को देखते हैं, हमने अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया, हमने उससे सीखा, उससे हम कैसे बचें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने उसका डेटा बनाया, उसकी अक्रेंस पढ़ा, अब हमने एक मैकेनिज्म बनाया। तो इंसान जो है, व्हाट इज बीइंग ए ह्यूमन, आप अगर इंसान हैं, बीइंग इन द वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया में हैं, तो क्या हम एक पैसिव इंसान हैं? क्या हम इस दुनिया को डिटर्मिनिस्टिक दुनिया मान ले? क्या हम सो वेदर एजुकेशन इज फॉर डोमेस्टिकेशन, क्या शिक्षा जो है वो हमें केवल डोमेस्टिक करने के लिए बनाई गई है, या शिक्षा को हम रिफॉर्म कर सकते हैं? सो व्हाट इज द रोल? सो व्हाट इज ए टीचर एंड व्हाट इज ए स्टूडेंट? एक शिक्षक क्या है? कि शिक्षक का मतलब केवल यह है कि उसने क्वालिफिकेशन अर्जित की है, उसने कहीं से पीएचडी प्राप्त की है, एंड देन द टीचर इज कमिंग इन द क्लास एंड डिलीवरिंग ए लेक्चर। और स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? क्या स्टूडेंट एक क्या एम्प्टी स्पेस है कि उसमें कुछ भी डाल दिया जाए एंड ही विल नॉट रिएक्ट और शी विल नॉट रिएक्ट? ये जो शिक्षा की अवधारणा है, कहीं ना कहीं ये वो अवधारणा नहीं है जो मदन मोहन मालवीय जी सोच रहे थे। हमने यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी इसलिए नहीं मानी कि हम बच्चों को एक पैसिव कंटेंट मान के चलें कि उसको तो सिर्फ हम जो देंगे नॉलेज, बिकॉज टीचिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग। आप जब लर्न करते हैं तब आप पढ़ाते हैं, और जब आप पढ़ाते हैं तो आप लर्न करते हैं, और जो लर्न करता है फिर वो पढ़ाता है। सो हाउ डू वी कंसेप्चुलाइज द टीचिंग? प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? सो व्हेन श्री कृष्णा रियलाइज कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक विश्वविद्यालय में एक महिला शिक्षक 3 घंटे तक नीचे बैठी रही, ये मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है, और मीटिंग चलती रही, मीटिंग खत्म हो गई, सभी टीचर चले जाते। सो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो आपको मोटिवेट क्यों नहीं करती? एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मोटिवेट क्यों नहीं करती? सो द टीचर हैज टू हैव ए डायरेक्ट रिलेशन व्हाट इज बीइंग टॉट, यानी वो जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर लगातार मेरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सो देयर हैज टू बी ए रिफ्लेक्शन, यानी कि मैंने अगर आपको रिवॉल्यूशन पढ़ाया, मैंने अगर आपको क्रांति पढ़ाई, लेकिन मैं अगर क्रांति करते हुए नजर नहीं आ रहा हूं, सो दैट हैज ए लार्जर इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट केवल आपकी थ्योरेटिकल बातों से नहीं सीखता, स्टूडेंट आपके एक्शन से भी सीखता है। सो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ जनरेशंस आर वी क्रिएटिंग? ये एक बड़ा सवाल है कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, कहीं ना कहीं वो जो थिंकिंग और लर्निंग का प्रोसेस है, उसको हमने बैंकिंग लर्निंग सिस्टम मान लिया है कि एक बैंक है और एक खाता है, उसमें जाके कुछ चीज़ें आपने डाल देनी है और वो घर चला जाएगा। उसके पास एक विजन है। सो समहाउ वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ, यानी कि इस फ्रेम ऑफ एजुकेशन से हमें बाहर निकलने की जरूरत है कि जो टीचिंग लर्निंग है उसे हम कैसे बदलें, कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में प्रमोट करें, कैसे हम क्यूरियोसिटी प्रमोट करें। एक टीचर का काम है वो कि स्टूडेंट्स के अंदर उभरने वाली क्यूरियोसिटी को समझे, उसको एंकरेज करें। सो व्हाट इज ए करेक्ट थिंकिंग? कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और सभी लोग चुप बैठे हैं, क्या वो करेक्ट थिंकिंग है? या जो व्यक्ति उसको आके रोक रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्या वो करेक्ट थिंकिंग है? सो व्हाट इज ए करेक्ट थिंकिंग? ये आपको सो वेदर वी आर द स्लेव्स ऑफ द बुक,
क्या पढ़ने लिखने का मतलब है कि हम किताबों के केवल गुलाम बन जाए जिसका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं हो? इज इट एजुकेशन? Education must have direct correlation, which is what is existing in the surroundings within which you are living. So there is a educational role of the resistance. यानी कि केवल अगर आप एजुकेशन इस चीज को मानते हैं कि एक शिक्षक आया और पढ़ा के चला गया, आपने पढ़ लिया, आप घरे चल गए, आपने डिग्री ली और आप नौकरी लगे, इफ दैट इज एजुकेशन, नाउ दैट वाज नॉट द एजुकेशन कंसेप्चुअलाइज्ड बाय मदन मोहन मालवीय जी। ये वो एजुकेशन नहीं है। ऑटोनॉमी किस लिए मांगी गई थी? फॉर ए क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर क्रिटिकल थिंकिंग किस लिए मांगी गई थी? ताकि हम वो मानव संसाधन पैदा कर पाए इस देश में जो डोमेस्टिकेटेड ना हो, जो विवेकानंद की तरह सर उठाकर अमेरिका में जाके बोल पाए कि भारत क्या है। क्या हम वैसे इंसान को पैदा करना चाहते हैं, या हम ऐसे इंसान को पैदा करना चाहते हैं, या उस जनरेशन को बनाना चाहते हैं जो डोमेस्टिकेटेड है, जो अडेप्टेबल है, जो बदलाव महसूस नहीं करती? ऑर्डिनेंस का उल्लंघन हो रहा था। आप बच्चों ने हिम्मत की है, विकास मिश्रा और चंद्रजीत ने जो मुद्दा उठाया, ये कोर्ट में गए, तो कोर्ट में गए तो उसके अपने रिपरकशन होते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि इस दौर में जो कुछ हो रहा था, इट वॉज वेदर इट वॉज हैपनिंग एट अ लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट और एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों कुछ डिपार्टमेंट्स में या इंडिया के कई यूनिवर्सिटीज में कुछ खास तरह की चीजें होती हैं, बिकॉज देयर परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया कि ऑन्टोलॉजी मतलब आप स्टूडेंट को आज भी वैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट को आप 40 साल पहले 30 साल पहले समझने की कोशिश कर रहे थे। द स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुअली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉलेज। आज छात्र जो है, तो यानी कि आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा का मतलब है कि आप जितना क्लास में पढ़ा के आ रहे हैं उतना आप छात्र से सीख के भी आ रहे हैं, और जितना छात्र आपसे सीख रहा है उतना वो अगले जनरेशन को पढ़ाने की तैयारी। सो देयर इज अ डायलेक्टिकल रिलेशंस बिटवीन द टीचिंग एंड द लर्निंग। तो अगर जब आपने 17 दिन का प्रोटेस्ट किया था, अगर जब आपने घेराव किया था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हाई डज सर्टेन अथॉरिटीज कंसेप्चुअलाइज योर प्रोटेस्ट एज ए थ्रेट टू द यूनिवर्सिटी, टू द डिपार्टमेंट? वो थ्रेट क्यों कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं? क्योंकि उनका कंसेप्चुलाइजेशन ये है कि छात्र कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं सकते। जो कुछ क्रिएटिव होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। जो कुछ क्रिएटिव होता है वो केवल वो टीचर, नॉट दैट टीचर विच इज ओपन माइंडेड, नॉट दैट टीचर जो कि मदन मोहन मालवीय बात करें, बट वो टीचर जिसकी ऑन्टोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, बिकॉज दे परसीव्ड कि छात्र कोई बदलाव नहीं कर सकते, छात्र कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। सो दैट कंसेप्चुलाइजेशन। तो शिक्षा का मतलब ये भी है कि हम ये माने कि वी हैव आवर अवेयरनेस इज अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड का मतलब मैं शिक्षक तभी हूँ और मैं एक अच्छा छात्र तभी हूँ जब ये मैं मानूँ कि मैं अनफिनिश्ड हूँ। अनफिनिश्ड का मतलब मैं एक टाइम स्पेस में पैदा हुआ हूँ, एक टाइम स्पेस में मेरी समझ डेवलप हुई है, और समय के साथ मुझे भी अपनी समझ को इवोल्व करना है। I do not have 100% certitude what I believe। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, अगर मैंने कह दिया कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, then that is not the university जो कोठारी कमीशन में कंसेप्चुलाइज हुई है, that is not the university जो मदन मोहन मालवीय ने डिस्क्राइब की है। एक बेहतर यूनिवर्सिटी वो होती है जो डायलॉजिकल इन नेचर होता है, जहां पे डायलॉग होता है। सो एजुकेशनल रोल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आप सीखते केवल क्लासरूम में नहीं है। जिन बच्चों ने 17 दिन भूख हड़ताल की, जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जो बच्चे कोर्ट में गए, मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन इस पूरे मसले पे कोई बच्चा किताब लिख देगा इसके ऊपर, इट विल बी ए ग्रेट लर्निंग फॉर द कमिंग जनरेशंस। क्योंकि आप जो करते हैं कैंपस में जो एक्टिव, सो यू लर्न एज मच इन द क्लासरूम एज मच यू लर्न इन द कैंपस। तो कैंपस की जो लर्निंग है, कैंपस का जो मूवमेंट है, वो आपकी एजुकेशन को, तो इसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल क्यूरियोसिटी। जो इंजेन्युअस हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है कि हम कुछ सवाल
उठाते हैं वो सवाल वही रह जाते हैं। सो नॉलेज विच इज अराइविंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, नॉलेज विच इज अराइविंग फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, ये हो सकता है कि इंग्लिश माध्यम के छात्र के लिए कुछ अलग हो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी माध्यम के छात्र के लिए क्या है, हो सकता है वो उसके लिए अलग हो। सो यू हैव टू रियलाइज there is not a one Delhi University, but there are many Delhi University according to the perception of the people, according to the experience of the people. लोग किस अनुभव से गुजर रहे हैं, उस अनुभव से उनकी क्या समझ बन रही है, उस समझ को हमें समझने की जरूरत है। We have to establish a correspondence with that thinking, that a student of Hindi medium या एक student of North East क्या समझ रहा है, या एक इंटरनेशनल दूसरे देश से आने वाला स्टूडेंट इस दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे समझ रहा है। क्या हमने इस यूनिवर्सिटी को या किसी डिपार्टमेंट को उन सभी मायनों से समझने की कोशिश की है? बिकॉज फॉर अस इफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस मैटर्स देन वी विल डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन दोज। तो मेरा जो अनफिनिश्ड नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, मेरा जो अनफिनिश्ड, सो आई एम नॉट ए डिटरमाइंड पर्सन। जब ये मान लेता हूं कि मैं डिटरमाइंड नहीं हूं, आई नोबडी कैन डिक्टेट, जो रियलिटी है इट इज नॉट अ प्री एस्टैब्लिश्ड, इट कैन बी चेंज्ड। यानी कि जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था वहां पे कई लोगों ने मान लिया कि ये तो होना है, ये तो जो भी टर्म्स कंडीशंस थे उसके हिसाब से होना है, बट somebody said it is not appropriate। भले ही वो नियम के हिसाब से सही ठहर रहा हो, लेकिन फिर भी वो नियम के हिसाब से होने के बावजूद इट मस्ट स्टॉप। तो जब श्री कृष्ण उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मदन मोहन मालवीय अंग्रेजों से ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और आज जब हम कहते हैं कि हमारे कैंपस में कोई पुलिस एंटर नहीं करेगी, ये छात्रों का एरिया, क्यों कहते हैं हम लोग? बिकॉज वी वांट कंटिन्यू दैट डायलॉजिकल नेचर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि विश्वविद्यालय का नेचर होता है कि वहां पे डायलॉग लगातार बना रहे, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज कैटरिंग टू द यंग माइंड्स। तो अगर यंग माइंड्स डायलॉग नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्यों कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय को, किसी भी विभाग को, किसी भी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी को नियम से क्यों चलना चाहिए? बिकॉज द डायलॉग्स कैन बी फैसिलिटेटेड if we are operating on the basis of certain democratic practices which are inbuilt in your rules of the university। अगर आप उस नियम से चलेंगे, आप उस फेयरनेस से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक बच्चों को भी जो, सो देयर इज अ सोशलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन केवल वही नहीं जो क्लासरूम है, एजुकेशन केवल वही नहीं जो लड़ा जा रहा है। कहते हैं कि एक संस्था का अपना एक सोशलाइजिंग इम्पैक्ट होता है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है कि यार ये यूनिवर्सिटी कैसी है। सर्टन वैल्यूज आर इम्बाइब्ड ऑटोमेटिकली इन योर माइंड व्हेन यू एंटर इनटू ए इंस्टीट्यूशन। आप कोलंबिया जाते हैं, आप हार्वर्ड जाते हैं, दुनिया के जितने भी नोबेल प्राइज हैं उसके आधे नोबेल प्राइज केवल हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से। तो आप किसी संस्था में जाते हैं, उसका अपना एक सोशलाइजिंग इम्पैक्ट होता है। देयर इज ए नॉलेज विच इज इमर्जिंग आउट ऑफ द मटेरियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन में कितनी साफ सफाई है, किसी इंस्टीट्यूशन में फिजिकली चैलेंज के लिए क्या सुविधाएं, किसी इंस्टीट्यूशन में वॉशरूम्स कितने क्लीन है, इस सब का प्रभाव हमारी एजुकेशन पे पड़ता है। बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न ऑल दोज थिंग्स। यानी कि शिक्षा जो है केवल क्लासरूम का कार्य नहीं है, अपने आसपास सब चीजों को ठीक करते रहने से भी हम अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करते। सो व्हाट इज एजुकेशन? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने एक किताब से ज्ञान पढ़ा, आपने 10 किताब से ज्ञान पढ़ा और वो मैंने आपको लाके दे दिया। दैट इज नॉट एन एजुकेशन। That is a colonial approach to the education which was opposed by Madan Mohan Malviya ji। Why autonomy? Education का मतलब है formation। Education का मतलब है capability for the reconstruction। यदि हम अपने छात्रों में रिक्रिएशन की कैपेबिलिटीज को पैदा करते हैं, अगर वो शक्ति को पैदा करते हैं कि वो उन चीजों को निर्मित कर सके, पुनर्निर्मित कर सके जिसे वो गलत मानते हैं, दैट इज इन एजुकेशन। सो एजुकेशन को अभी तक, सो व्हाट यू हैव डन, यानी स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस के माध्यम से आप लोगों ने क्या किया है, आपने
श्री कृष्ण की तरह, मदन मोहन मालवीय की तरह आपने एक व्यवस्था में इंटरवीन किया कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, आपने उसे रिकॉग्नाइज किया है। व्हाट इज ए रिसर्च? रिसर्च क्या होता है? जब आप किसी चीज को नोटिस करें, जब आप उसका कॉग्निजेंस लें और फिर आप उसमें इंटरवीन करते हैं उसे बदलने के लिए, दैट इज ए रिसर्च। अगर जो चला आ रहा है, दैट इफ दैट इज द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग द ऑन्टोलॉजिकल रियलिटीज, यू डू नॉट इंटरवीन, अगर वो इंटरवेंशन नहीं है तो दैट इज नॉट ए रिसर्च। तो यूनिवर्सिटी जो है वो राष्ट्र निर्माण का काम करती है, बिकॉज इट क्रिएट दैट ह्यूमन रिसोर्स विच हैज कैपेबिलिटी। सो ए यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च क्रिएट द ऑथेंटिक एजेंट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यानी केवल विश्वविद्यालय में ही उन लोगों का निर्माण होता है जो देश में जाकर ऑथेंटिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और जो युवा पीढ़ी, जो स्टूडेंट्स रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, दोज आर द रियल बिल्डर ऑफ द नेशन। तो फिर ये भी एक सवाल उठता है, क्या द एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर, द एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर अगेंस्ट द इनजस्टिस, सो उसको बियर करना, उसको स्वीकार करना, दैट इज आल्सो ए रोल ऑफ द फॉर्मेशन। यानी कि पिछले जब 2018 में जब हमने पहला लेटर लिखा कि डीआरसी बदलनी चाहिए, नॉर्म से होनी चाहिए, व्हाई डिड वी इंटरवीन? बिकॉज वी रियलाइज्ड दैट जो हजारों लाखों बच्चे कहीं भी आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, अगर उन्हें रियलाइजेशन होता है कि पहले से सब कुछ सेट है, जो एक वर्ड चलता है, सेट है, सब कुछ सेट है, भैया जाने से कोई फायदा नहीं है, दैट क्रिएट ए पैसिव एनवायरमेंट, दैट क्रिएट ए पैसिव एनवायरमेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जब आप ये मान लेते हैं, अगर आज आप ये कोर्ट में केस जीत के आए, अगर आप सीबीएसई के माध्यम से आप एक केस जीत गए, तो आपके मन में कैसे विचार उभर रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज, व्हाट काइंड ऑफ होप्स आर इमर्जिंग इन योर माइंड? आपके मस्तिष्क में सवाल आते हैं कि हाँ, हम लड़के बदल सकते हैं। ये जो भाव होता है, ये जो आइडिया होता है, ये जो यूटोपिया होता है, ये जो इमेजिनेशन होती है, ये एक राष्ट्र का निर्माण करती है कि जो चल रहा है उससे हम आगे कैसे जाए। मेरा ये मानना है कि जो रोल ऑफ द रिसर्च एंड यूनिवर्सिटीज है वो सीधा का सीधा राष्ट्र निर्माण से रिलेटेड होता है। इफ स्टूडेंट्स, इफ द यूथ आर नॉट क्वेश्चनिंग द कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चनिंग, द परपेचुअल क्वेश्चनिंग एंड देन रीआर्टिकुलेशन, कि उसको बदले कैसे, किसी चीज को डिसमेंटल नहीं करना है। इसलिए आपके आंदोलन को हमने शुरू से अप्रिशिएट किया। आप 17 दिन भूख हड़ताल पे रहे, इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बहुत दर्द होता है 17 दिन भूख हड़ताल पे रहने में, इट्स नॉट एन इजी केस। लेकिन छात्र अगर वो हिम्मत कर रहा है, और भगत सिंह कितने दिन रहे? भगत सिंह 60, 63 और 62 डेज। तो भगत सिंह के भूख हड़ताल में बैठने से देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन वो जो वाइब्रेशंस जो क्रिएट पूरे राष्ट्र में, जो एक मैसेज गया कि किस हद तक इस देश का युवा जा सकता है, दैट मैसेज सेट ए प्रेसिडेंट इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ द इंडिया। भारत के आजादी के दौर में उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि युवा किस हद तक जा सकता है। आप अगर हाई कोर्ट गए, आप अगर सुप्रीम कोर्ट गए, तो आपने एजुकेट किया है इस यूनिवर्सिटी के युवा को, आपने एजुकेट किया इस यूनिवर्सिटी के टीचर को। आपके माध्यम से जहां जहां ये खबर जाएंगी कि ये युवा जो है, सो वेदर वी वांट कंडीशनड युवा, वेदर वी वांट अडेप्टेबल, क्योंकि अडेप्ट कौन होता है? जिसको कुछ बुरा नहीं लगता। Either the person has been subjugated or dominated in certain point of time, यानी कि वो जो क्रिटिकल अवेकनिंग उसे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये विश्वविद्यालय जो है इतने सालों से चल रहा है और बहुत कुछ इस विश्वविद्यालय ने इस देश को दिया है, लेकिन जहां जहां हमें गलत लगता है उसको हमें क्वेश्चन करना है, ना केवल। और ये जो मैंडेट आया है, ये मैंडेट केवल इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। नाउ दिस डिसीजन ऑफ द कोर्ट विल बी यूज्ड एज ए रेफरेंस इन द ऑल 1113। इस देश में 1113 विश्वविद्यालय हैं। उन सभी विश्वविद्यालयों में जहां कहीं भी गलत होगा
वहां पे इस निर्णय को आप यूज कर सकते हैं। somebody can go to the court and say that we want the institution should be run on the basis of rules and regulation। तो मेरा अपनी बात को मुझे लगता है समय हो गया होगा, सो अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका विश्वविद्यालय है और इसे आपने चलाना है। बिकॉज हम सभी लोग एक स्टेज तक इस यूनिवर्सिटी में रहते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, फिर हम निकल जाते हैं, लेकिन जो लिगेसी हम छोड़ दें, यानी कि 1993 का जो जजमेंट आया था, देखिए 600 टीचर को निकाल दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, टू गिव एन आइडिया। 600 टीचर जो एनसीबी में पढ़ा रहे थे उनको निकाल दिया गया था और वो हमारे पास में आए कि हमें निकाल दिया बिकॉज उन्होंने कहा हम उन्हीं लोगों को लेंगे एडो पैनल में से जो पहली और तीसरी कैटेगरी में। जब यूनिवर्सिटी ने नियम बनाया कि 1 से लेकर 5 कैटेगरी होंगी, ऑल कैन अप्लाई, वो कह रहे हैं हम चौथी और पांचवी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। 600 लोग बाहर निकल गए। लता जी यहाँ बैठी, इनको हमने एक दिन भूख हड़ताल में बैठाया, शी वाज देयर फॉर 1 डे। उसके बाद मामला और उन्होंने कहा कि नहीं हम बिल्कुल नहीं लेंगे, तो फिर हम लोगों ने एक ही मंच में 3 संगठनों को बैठाया, FSUD को हमने बैठाया, अस्मिता शिक्षक मंच को बैठाया और हम लोग खुद बैठे। 16 दिन तक अनिश्चित उपवास से, मैं केवल अकेला 16 दिन अनिश्चित उपवास पे रहा। 11वें दिन सारे 600 टीचर की ज्वाइनिंग हो गई। ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन से बदलाव नहीं होता। All the 600 teachers were given the letters of joining। अभी फिर जो मसला उठा 2-4 दिन पहले कि बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट और अफ्रीकन डिपार्टमेंट, हम ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट एक अपना निर्णय दे चुका 1993 में, जब यूनिवर्सिटी ने अपना डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, दैट दीज आर द रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री। फिर ये बार बार क्यों होता है कि कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आता है और फिर अचानक से रूल बदल देता है? इफ देयर इज ए ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाई आर नॉट फॉलोइंग दैट? और इससे जो पेन और एग्नी होती है, जो अनिश्चितता होती है, जो कहीं से भी कोई बच्चा है, मैं कह रहा हूं इस देश में जो बच्चे कहीं से भी आ रहे हैं, हर बच्चा अपनी तकदीर खोज रहा है। उस तकदीर खोजने में हम उसकी तकदीर दे पाए ना दे पाए वो एक अलग बात है, लेकिन उस रास्ते से उसकी एंट्री बैन कैसे कर सकते हैं? अगर आपने किसी की एंट्री बंद कर दी है, वो चुना जाएगा नहीं चुना जाएगा बाद का मसला है, लेकिन आप कह देंगे साहब ये बुद्धिस्ट से या अफ्रीकन से, ये हिस्ट्री में, अगर ये हिस्ट्री से तो हिंदी बोलना नहीं जानता, अगर आप ऐसे बैरियर लगा देंगे फिर विश्वविद्यालय में पढ़ने कौन आएगा? और अगर छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं आएगा तो फिर विश्वविद्यालय बना किस लिए? तो मेरा कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कि एजुकेशन केवल बैंकिंग सिस्टम नहीं है। एक शिक्षक आएगा और बच्चा ब्लैंक है वो लेके चला जाएगा। देयर आर लार्जर इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एजुकेशन। और जब तक हम आपने जो किया है वो एजुकेशनल रोल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि संघर्ष से भी जो एक शिक्षा प्राप्त होती है, जो संघर्ष है उससे जो शिक्षा प्राप्त होती है, जो क्लासरूम के बाहर मिलती है आपको, वो कैंपस में मुझे लगता है स्टूडेंट फॉर एकेडमिक जस्टिस ने हम सब लोगों को दी है और इससे एक बड़ा मैसेज गया है। और मुझे लगता है अब सारे डिपार्टमेंट्स में सब जगह हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है लोग मांग भी रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। सो दैट मीन्स इन ए वन स्ट्रोक आपने एक उस स्ट्रोक से पूरी यूनिवर्सिटी में एक मैसेज दे दिया कि कहीं भी कोई उसका उल्लंघन ना करे। यू हैव प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि लोकतांत्रिकरण जो है उस प्रक्रिया को, अब हेड कोई बने, आप एक्स बने, वाई बने, जेड बने, द डीआरसी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स पर्सन और वाई पर्सन और जेड पर्सन। परसों जो निर्णय आया, आपने जो दूसरी बात उठाई थी उसमें कि द एडो पैनल हैज बीन लेफ्ट आउट बाय द एनसीवेब। एनसीवेब ने क्लियर कर दिया है वी विल गो बाय द क्राइटेरिया इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो कई मसले ऐसे होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहे पर कुछ डिपार्टमेंट से आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने तो 12 मार्च 2024 को कह दिया है कि जो भी अपॉइंटमेंट गेस्ट के होने हैं वो यूजीसी गाइडलाइन के तहत होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डिपार्टमेंट अपनी सब गाइडलाइन बना लेते हैं इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये जो गैप्स है इन द फेयर फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है जो छात्र शक्ति है और जो छात्र शक्ति को जो लड़ने का तरीका, बिकॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एसएजी, और मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगा, जो बेस्ट पार्ट ऑफ द आपने लोगों ने किया कि आप लोगों ने डिबेट किया, आपने डायलॉग किया, आपने गांधीयन तरीके से सड़क पे लड़ाई लड़ी और आपने गांधीयन तरीके से आपने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। ये जो एक प्रेसिडेंस है, मुझे लगता है अगर इस यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटी में अगर छात्र आने वाले दिनों में फॉलो करेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारी जो संस्थाएं हैं
उनको और मजबूत करेंगे, और जब संस्थाएं मजबूत होंगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि विश्वविद्यालय की भूमिका केवल अकादमिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक बदलावों की धुरी भी है। आपने जिस प्रकार शैक्षणिक स्वायत्तता, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की रक्षा और शोध की सामाजिक उत्तरदायित्व की बात की, वह इस विमर्श को और भी गहन बनाती है। स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस की ओर से आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्रोता बंधुओं से निवेदन करूंगा, अगर किसी के पास कोई संदेह या कोई प्रश्न हो तो मेरे दोनों वक्ताओं से आप पूछ सकते हैं। कोई भी? हमें लगता है कि मैसेज एकदम क्लियर है। आप सभी लोग के पास कोई डाउट बचा नहीं है। अगर किसी के पास डाउट है तो हाथ उठाएं। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन। थोड़ा से लाउड। जैसा आपने कहा कि जो प्रोसेस आपने 1993 में करेंगे और जो बदलाव आए और चेंज होता है वो अपने अकॉर्डिंग नियम बदलना शुरू करते हैं। तो गांधीवाद से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी भावना है आंदोलन है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सत्ता का बेहतर प्रबंधन कैसे हो। तो इस बात को ध्यान रखें कि आप जो भी आंदोलन हुए गांधीवाद में तो किस हद तक हुए, क्योंकि जो उसके परिणाम स्वरूप आगे बढ़ रहे हैं उन्होंने फिर से वही रखा कि जो पहले के प्रश्न में करे। Thank you. You see, when does violence emerge in a society? सवाल फिर ये है कि समाज में हिंसा कब उद्भव होती है। So when dialogue breaks, किसी ऐसे समाज में जहाँ डायलॉग नहीं रहता वहाँ पे हिंसा ऑटोमेटिकली इमर्ज होती है। So डायलॉग क्या करता है? डायलॉग reduces the binary of self and other. आप हिंसा कब करते हैं? जब आप किसी को अदर मानते हैं। उस अदर बनने का कोई भी कारण हो सकता है। जब हम अपने पड़ोसी पे हिंसा नहीं करते तब तक हम उसे अपना मानते हैं। इंसान अपने भाई से नहीं लड़ता जब तक उसे अपना मानता है। जब उसे अपना नहीं मानता तो भाई से भी लड़ सकता है, पड़ोसी से भी लड़ सकता है, अपने आप से भी लड़ सकता है। So when does this gap, this binary of self and other emerge? जब समाज में डायलॉग खत्म हो जाएगा तो हिंसा का उद्भव होगा। हमने ऑटोनॉमी क्यों मांगी थी? Because we conceptualize university as a dialogical space. Dialogical space means a space which is dominated by the dialogue. आपने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, हम दोनों एग्री नहीं हुए, लेकिन आप मेरी बात लेके गए, मैंने आपकी। Because words have its own implication. क्योंकि हम सोसाइटी रियलिटी को कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं? सोसाइटी को ह्यूमन बीइंग थ्रू लैंग्वेज कंसेप्चुलाइज करते हैं। लैंग्वेज में हम वर्ड्स को क्रिएट करते हैं। सो वर्ड्स आर प्रोडक्ट, सर्टेन वर्ड्स आर प्रोडक्ट ऑफ टाइमलेस विजडम, है ना, और सर्टेन वर्ड्स आर प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस जो आउटडेटेड हो जाते हैं। सती प्रथा थी, हमने कहा कि वो नहीं होनी चाहिए, गलत है। एक समय वो सही रही होगी। हाउ द पीपल, दैट इज प्रॉब्लम। तो वर्ड्स की अपनी सीमा होती है कि फिर भी जब मैं और आप वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे तो देयर विल बी सर्टेन इंपैक्ट ऑन यू एंड देयर विल सर्टेन इंपैक्ट ऑन मी। तो जब तक हम डायलॉजिकल रहेंगे हम हिंसा ओरिएंटेड नहीं होंगे। सो दैट इज व्हाई यूनिवर्सिटी हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ स्पेस व्हिच प्रमोट्स मोर एंड मोर डायलॉग।
इसलिए हमने उस इंटरवेंशन को दूर रखा। तो दैट इज माय सबमिशन। सो स्टिल देयर कैन बी वायलेंस, और हम देखते हैं यूनिवर्सिटी वायलेंस होता है, तो वो छात्रों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी संस्थाओं की गलती है कि हम वहां पे डायलॉग क्रिएट करने से फेल हो गए। एंड इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द डायलॉग, पीपल सेटल देयर इश्यूज थ्रू वायलेंस, नॉट थ्रू द डायलॉग। तो अगर हम डायलॉग का माहौल देंगे, यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द पॉलिटिक्स। सेकंड, किसी इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप डेफिनेटली कोई भी आंदोलन का तरीका, उसमें 100 तरह के अप्रोच हो सकते हैं। ये मेरा कहना भी है कि we should not see the world in a singular manner. We should see world in as many diverse manner as it is possible. एक बाकी का केस है सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिका का, उसमें बाकी के केस में आया था कि हमारे क्लासरूम में अगर डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, so it is a blessing on the teacher. There is judgment in उसमें कहा गया है अगर डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, ब्लेसिंग होता है। व्हाई? बिकॉज ए टीचर इज अपडेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो गांधी तरीके पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि एक विश्वविद्यालय में हमारे पास अपनी बात जब रखने का तरीका क्या है, व्हाट आर द अवेलेबल पीसफुल मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर प्रोटेस्ट। तो उसमें जो आजादी के आंदोलन से जो विरासत में हमें कुछ मिला है कि कुछ भी हो जाए तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। तो somebody may disagree, बट आजादी के बाद से हिंदुस्तान में हर आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंत्र मिला हुआ है कि कुछ भी ना चले तो भूख हड़ताल में बैठ जाओ। So therefore the students band the, you know, so you may not agree totally with that idea, but within a given situation जो आपकी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को हमें एनहांस करना है। सो प्रोटेस्ट के और भी तरीके हो सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट इज द बेस्ट, बट हाँ, जो प्रोटेस्ट का अवेलेबल तरीका था, जो डेमोक्रेटिक तरीके था, जिससे हम अपनी बात कह सकते थे। तो आपने जब प्रोटेस्ट किया तो आपने क्या किया? आपने लीफलेट बांटे, आपने माइक लगाया, जो लोग उनको पर्चे बांटे, अखबार में खबर आई, आप लोगों ने आज अखबार पढ़ी। मैं कहता कि 2018 में ऐसा था, आप कहते सर आप गलत बोल रहे हो, बट आई हैव गिवन यू द क्लिपिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर। तो वो चीज डॉक्यूमेंटेड हो गई। तो सो व्हाट इज द रिसर्च? व्हेन यू रिकॉग्नाइज समथिंग, व्हेन यू कलेक्ट द डेटा, व्हेन यू कलेक्ट द अकरेंसेस, जब उसका डेटा कलेक्ट करते हो, अकरेंसेस कलेक्ट करते हो, तो आपकी इंटरवेंशन, बिकॉज़ आप समझ जाते हो कि यार अर्थक्वेक ऐसे आता है और इसका ये इंपैक्ट होता है, तो हम इसे कैसे बच सकते हैं। सिमिलरली बाय ऑर्गेनाइजिंग दैट प्रोटेस्ट, वी ऑल ऑफ अस हैव लर्न कि अगर ऐसा गलत होता तो हम कैसे लड़ सकते हैं। इस मुझे लगता है कोर्ट में, न्यायालय में जाने के बाद में शायद आने वाले दौर में आप लोगों को ये जो इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द प्रोटेस्ट, कि सड़क पे जब काम ना चले तो कोर्ट में चले जाए, आई थिंक वो भी आपको अवेलेबल हो गया। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड स्पेस। थैंक यू। और कोई साथी? तो अब हम इस सार गर्भित संगोष्ठी की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे दोनों वक्ताओं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर और श्री शिवेश पाल सिंह सर का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपने विषय को केवल व्याख्यायित ही नहीं किया, बल्कि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए दिशा भी प्रदान की। मैं स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस की पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाया। साथ ही बौद्ध अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष और कला संकाय के अधिष्ठाता डीन प्रोफेसर आयन सिंह सर का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये स्थान और संसाधन उपलब्ध कराए। अंत में मैं आप सभी साथियों, शोधार्थियों और श्रोताओं को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी उपस्थिति और भागीदारी ने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। समापन के अवसर पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शोध वह दीप है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है, और विश्वविद्यालय वह भूमि है जहाँ यह दीप प्रज्वलित होता है। यदि इन दोनों की भूमिका को हम समझें और सहेजें तो राष्ट्र का भविष्य सशक्त, समावेशी और उज्जवल बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की विधिवत समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद और
बाहर चाय और नाश्ते का भी व्यवस्था है। क्षमा चाहता हूँ, एक मिनट चाहिए आप लोग का। मैं डॉक्टर प्रवीण भैया से निवेदन करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स फॉर एकेडमिक जस्टिस की तरफ से हमारे वक्ता डॉक्टर श्री शिवेश पाल सिंह सर को बुके प्रदान करें। विक्रम सिद्धार्थ